अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। रेडियो वरक्सा में खुश आमदीद। आज मैं हाजिर खिदमत हूँ बेलुथा बाय राबिया खान का 6 एपिसोड का सेकंड पार्ट लेकर। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और अपनी राय लाजमी दिया करें कि आपको एपिसोड कैसा लग रहा है, कौन सा सीन पसंद आ रहा है और स्टोरी कैसी लग रही है। तो अब चलते हैं एपिसोड की जानिब। माहौल में तनाव हर आन गहरा होने लगा था। घर में एक अजीब सी कसावट छाई रहती थी। इस मुलाकात को कई महीने गुजर चुके थे। खैबर ने जिमल के घराने से रब्ता कर लिया था। उन्होंने भी इब्राहिम के लफाजी को खातिर में न लाते हुए मजीद इकदाम शुरू कर दिए थे। इब्राहिम की जानिब से गाहे बगाहे खैबर को धमकियाँ मौसूल होती रहती थी, लेकिन वह उन गिदड़ भपकियों में आने वाले नहीं थे। जिमल के घराने से सबसे पहले बहराम आए थे। उनके साथ उनकी सोजा भी थी। जरवली और अरब ने बस उन्हें मेहमान खाने के दरवाजे से ही देखा था। बहराम ना खुश थे और जरदास उनके बरक्स बहुत खुश। कसीब सी फिजा में चंद एक बातें हुई और वो दोनों जिमल से मिलकर अपने घर की जानिब हो लिए। जिमल और जोला चंद एक और महीने इनके साथ रह सकते थे। ये जिमल का अपना फैसला था। खैबर के घराने के साथ रहने का। रेशम अलबत्ता उदास और खामोश रहने लगी थी। अरब, जरवली और खैबर ने उनकी खामोशी को सरहद से महसूस किया था। एक दिन वो असर की नमाज अदा करके यूं ही जाए नमाज पर बैठी। उसके मखमली नक्शो निगार पर उंगलियां फेर रही थी जब अरब उनके साथ आकर खामोशी से आ बैठा था। वो अब 13 साल का था, बड़ा बड़ा सा, जिम्मेदार और बुर्दबार। उन्होंने चौंक कर चेहरा फेरते हुए उसे देखा था। फिर चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। आंखों के इर्द गिर्द अब मुस्कुराने पर लकीरें पड़ने लगी थी। नमाज पढ़ी है? उन्होंने पूछा तो उसने भी आहिस्ता से मुस्कुराकर सर हिलाया। पढ़ी है बाजमात, खैबर जान के साथ मस्जिद में। रेशम की मुस्कुराहट गहरी हुई। अपने खूबरू बेटे को दुरुस्त रास्ते पर चलता देखकर उनके रगों में सुकून सा तहलील होने लगा था। सिया बालों से भरे सर और सब्जी शफाफ आंखें वाला अरब उनके दिल का टुकड़ा था। मैं जानता हूँ आप क्यों इतने दुखी और खामोश रहने लगी हैं मोरे, उसने जायद नमाज को देखते हुए धीमे लहजे में कहा। तो रेशम चौंकी, फिर उतने ही तहीर से उसे देखा। आप जोला से अटैच्ड हो गई हैं, है ना? उसके पूछने पर उन्होंने एक बोझल सी सांस खारिज की थी। फिर सर अस्बात में हिलाया। वो अब उनके बेड के साथ पुष्टिकाएं उन्हें देख रहा था। सफ़ेद दुपट्टे के हाले में उनका पाकिज़ा सा बेरिया चेहरा देखना उसकी आंखों को बेहद भला लग रहा था। उसे उसी पल एहसास हुआ था कि इस चेहरे की आसूदगी के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। हम उनसे मिलने चले जाया करेंगे मोरे, इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? वो उसके सवाल पर मुस्कुराई थी। फिर उसे हाथ से इशारा किया तो वो अगले ही पल सर उनकी गोद में रखकर लेट गया था। उसके अंदर सुकून सा सुकून उतरने लगा था। नरम गरम सी आगोश में अरब को अपने सामने दुनिया की हर आशाइश हेज लगने लगी थी। वो उसके बालों में उंगलियां फेर रही थी। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतने कम अरसे में मुझे इस बच्ची से इतनी उनसियत हो जाएगी। वो बिल्कुल किसी छोटी गुड़िया जैसी है, रंगों जैसी प्यारी। उसे सारी ज़िंदगी अपने पास रखने को जी चाहता है। अब वो जा रही है तो यूँ लग रहा है जैसे ज़िंदगी की सारी रंगीनी उसके साथ जा रही है। वो मेहरबान लहजे में मुस्कुरा कर कह रही थी। वो बस आंखें उठाए उनका चेहरा देख रहा था। आपको हमेशा बेटी का शौक़ था ना? हाँ, हमेशा से। मुझे बेटियाँ बहुत पसंद है। क्यों पसंद है इतनी? मैं भी आपके लिए वो सब करता हूँ जो एक बेटी कर सकती है। मैं बर्तन धो सकता हूँ, खाना बनाना सीख सकता हूँ, आपके साथ ऊंची जगहों की सफाई में मदद कर सकता हूँ, आपके साथ बाजार जाकर खरीदारी भी कर सकता हूँ। फिर क्या ज़रूरत है बेटी की मोरे? वो उम्मीद अफजा से लहजे में बोलकर चुप हुआ तो रेशम उसके हरीस होने पर हंसती। चेहरा झुका कर देखा तो उसकी सब्ज आंखों की खफीफ सी खफगी पर उनकी मुस्कुराहट गहरी हुई। बेटी की अपनी एक तवानाई होती है, अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे वो बेटों की जगह नहीं ले सकती, वैसे ही बेटे भी उसकी जगह नहीं ले सकते। कैसी एनर्जी होती है बेटियों की? वो बस किसी भी तरह उन्हें खुश करना चाहता था। हल्की, मुअत्तर, नरम, अताज शार। तो मेरी तवानाई ऐसी नहीं है? उसने रुक कर पूछा तो रेशम ने हंसकर उसके चेहरे से पर चपत लगाई। लड़कों की एनर्जी मुख्तलिफ होती है बेटे। तुम मेरे बहुत अच्छे और प्यारे बेटे हो, लेकिन क्या कभी तुमने जोला को देखा है? जी देखा है। कैसी है वो? वो चेहरा झुकाए पूछ रही थी। उसने लब सिकड़ आंखें ऊपर के सोचने की कोशिश की थी। थोड़ी पागल, रोती बहुत है, बेवक्त दांत निकाल कर हंसती भी है, लेकिन उसके बावजूद भी मासूम है। उसके कहने पर रेशम ने मुस्कुराहट दबाई। वैसे तुम्हारे अंदाज से लग रहा है जैसे वो तुम्हें बहुत तंग करती है। जी बिल्कुल। छुट्टी वाले दिन वो मुझे कतन सोने नहीं देती। एक तो अल्लाह जाने उसने कमरे का दरवाज़ा खोलना कैसे सीख लिया है। आकर सीधे मेरे बाल नोच कर मुझे उठाने की कोशिश करती है। मेरा चेहरा उसे किसी भी कलर बुक से ज़्यादा
इंटरेस्टिंग लगता है। ज़रा ज़ोर से डांटो तो ऐसे एकदम रोती है कि अल आमान, और जब भी बाहर जाओ उसे साथ जाना होता है। बहुत तंग करती है वो मुझे। रेशम बस उसे मुतबस्सिम आंखों के साथ सुन रही थी। जब वो जाएगी ना अरब, तब सबसे ज़्यादा तुम्हें याद आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी, कम अज़ कम मैं छुट्टी के दिन सुकून से तो सोऊंगा, सादा से लहजे में कहा। रेशम ने सर इस बात में हिलाया। ज़रवली से खासी बनती है वैसे उसकी। वो हंस दिया था। एक जैसे है ना दोनों जज्बाती ब्रेड्स। उसकी बात पर हंसी थी, लेकिन फिर कुछ सोचकर ज़रा ठहर गई। आंखों में बेइख्तियार ही फिक्र घुली। वो उनका चेहरा गौर से तक रहा था। मुझे इब्राहिम की धमकी से बहुत डर लगता है। अगर उसने जिमल को कोई नुकसान पहुंचाया तो जोला के लिए माँ के बगैर रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कभी कभी मुझे उसके नापाक आज़ाइश से बहुत खौफ आता है अरब। और उनके चेहरे पर छाई सोच की परछाई देखकर अरब को समझ आ गया था कि वो क्यों इतनी खामोश और गुमसुम से रहने लगी हैं। कुछ नहीं होगा मोरे, खैबरजान है ना। नुकसान के बाद खैबरजान भी क्या कर लेंगे अरब, मुझे डर लगता है। वो उठ बैठा था, फिर उनका हाथ अपने हाथ में लिया, साथ ही नरम लेकिन पुरअज़्म से तासुरात के साथ उन्हें देखा। मैं हूँ ना, मुझे थोड़ा बड़ा होने दें, मैं सारा मामला संभाल लूँगा, और इब्राहिम लाला को तो मैं बहुत अच्छे से देख लूँगा। उसके ऐसे कहने पर वो हंसती थी। फिर ठहर कर उसके चेहरे को देखा। अभी कुछ कह नहीं लगी थी कि दरवाजे में घबराई हुई जोला को देखकर चौंकी। वो रो रही थी, साथ साथ कुछ कहने की कोशिश भी कर रही थी। वो बेइख्तियार उठकर उसके पास आया, फिर चेहरा झुकाकर उसे देखा। ली रो रहा है। वो सरवली को ली कहती थी और अरब को बी। उसके कहने पर वो दोनों चौंके थे। उसने एक नज़र पलटकर माँ को देखा था और फिर अगले ही पल कमरे के दरवाजे से बाहर निकल गया। पहले अपने कमरे में झांक कर देखा, लेकिन वो वहाँ नहीं था। फिर दाखिले दरवाजे से बाहर निकला और दालान की जानिब आया। जो ही अगबी जानिब आया तो किसी के सिसके ऊपर लम्हे भर को थम गया। उसकी आंखें पथरा गई थीं। वो ज़रा आगे आया और फिर उसका सांस रुक गया। ज़रवली ज़मीन पर गिरा दर्द से लौट रहा था। उसका लिबास कुचला हुआ था और जिस्म के साथ चेहरे पर भी तशद्दुद के ज़ाबता निशान लगे थे। वो जमे तासुरात के साथ पास चला आया, फिर उसके बराबर में आहिस्ता से बैठा। ज़रवली बिलख रहा था और उसे यूँ बिलखते देखना उसे तकलीफ दे रहा था। क्या हुआ है ज़रवली, किसने मारा है? इंतहाई नरमी से बिल्कुल ठहरे हुए लहजे में पूछा, साथ ही झुककर पंजों के बल बैठा। उसके बालों में हाथ फेरा। वो अब सीधा हो रहा था, रो भी रहा था। ज़रवली कभी यूँ बिला वजह नहीं रोया करता था, और ऐसे तो कभी नहीं रोया था। साथ वाले गांव के लड़कों ने मारा। फिर रोज़ के कहने पर वो अब उठकर खड़ा हो रहा था। अरब की निगाहें तराशिदा सब्ज़ी घास पर जमी थी। फिर वो उसके सामने पूरे कद के साथ उठा। अगले ही पल वो अब उन लड़कों के सामने ज़रवली को लिए खड़ा था। वो उससे एक कदम पीछे था। फटे कपड़ों और कुचले वजूद लिए सामने इस्तादा लड़कों को उसने बिल्कुल खामोश निगाहों से देखा था। इसे किसने मारा है? लड़के उसके कड़े तासुरात देखकर लम्हे भर के लिए पीछे हुए थे। फिर फिरोज हंसता हुआ उनके बीच से निकला था। एन अरब के सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर उसकी मार के निशानात अब भी मौजूद थे, लेकिन उसकी आंखों से लगता था कि वो अब तक जिल्लत भूला नहीं था। मैंने मारा है तुम्हारे भाई को, क्या कर लोगे? ज़रा रुक कर इस्तदाइया अंदाज में गर्दन को खम दिया तो अरब ने सर हिलाया, फिर पीछे हुआ और अगले ही पल बर्क रफ्तारी से आगे होकर एक हौलनाक पंच उसके नाक पर मारा था। तो वो जो इस अफ्ताद के लिए कतई तैयार नहीं था, बेसाख्ता लड़खड़ा कर पीछे जा गिरा था। उसने बिलबिलाकर अपनी नाक पर हाथ रखा था, जिससे इतनी शिद्दत से खून फूट निकला था। फिर इतनी ही बेयकीनी की आंखें उठाकर अरब को देखा था। उसके बाद उसे याद नहीं रहा था कि क्या हुआ। सुर्ख सी धुंध थी गोया हर जानिब। जब वो होश में आया तो लड़के इधर उधर गिरे दर्द से करा रहे थे। उसकी मुट्ठियां जख्मी थी। आबरू के पास एक जख्म लगा था, जिससे खून निकलकर आँख के करीब लुढ़क रहा था। उसे तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी, गुस्सा हर तकलीफ पर हावी था। अगले लम्हात में वो ज़रवली के साथ उसी खामोशी से पलट गया था। अब वो घर पहुंच रहे थे। आसमान की सुरमई अंधेरे में अब बारिश की बौछार शुरू हो चुकी थी। वो सरमा की पहली बारिश थी और इतनी ठंडार थी कि उनके जिस्म हौले हौले कपकपा रहे थे। घर पहुंचने के बाद उन्हें दरवाजे में ही परेशान हाल सी रेशम और जिमल नजर आई। वो मुलाजमीन को हिदायत देती यहाँ वहाँ दौड़ रही थी। शदीद इस्तराब के आलम में बारिश की परवाह किए बगैर वो दोनों बुरी तरह भीग रहे थे। सुनने पर यही मालूम हुआ था कि जोला घर से गायब है। वो उन दोनों ही के पीछे घर से बाहर निकली थी और तब से जाने कहाँ थी। उसे याद था कैसे ये अल्फाज सुनकर उसके कदमों तले ज़मीन लड़खड़ाई थी। वो दोनों फिर से बाहर भागे। वो दोनों जोला को बुलंद आवाज़ से पुकारते हुए हर गली कूचे में ढूंढ रहे थे। उन दोनों को अपने जख्मों की परवाह नहीं थी, लेकिन जोला का खो जाना और कभी न मिलना
ये एक ऐसा ख्याल था जो रगों में खून की गर्दिश को जमा रहा था। आवाज़ें, दर्द, यक बारिश, भीगता वजूद, धुंधलाती बसारत, किसी अपने को खो देने का ख्याल। लेकिन अगले ही पल वो ठहर गया। सामने का मंजर उसके जलते दिल को सुकून दे गया था। जरवली और वो दोनों गलियों में बढ़ गए थे और उसे जोला इससे पहले मिल गई थी। वो अब रोता हुआ जमीन पर घुटनों के बल बैठा उसे गले लगा रहा था। उन दोनों को दूर से देखते हुए उसने थक कर आंखें मूंदते हुए चेहरा ऊपर उठाया था, फिर अपने मन भर के कदमों को उठाकर उनके जानी बढ़ने लगा था। जरवली ने उसे देख लिया था। जोला का हाथ पकड़े वो आंसुओं से रोता उसका इंतजार करने लगा। उन दोनों को रोता देखकर वो ना चाहते हुए भी थका सा मुस्कुरा दिया था। उस समय अरब ने जाना था कि अपनों के लिए कुर्बानी देने के लिए वो हमेशा अपने खून की कुर्बानी दे सकता था। ये दोनों उसे बेहद अजीज थे। वो उन दोनों के लिए हमेशा ऐसे जख्म खाकर बारिश में हजारों दफा भीग सकता था। उसके कदम उसी तरह उठ रहे थे। जरवली जोला का हाथ किसी मताए कुल की मानिंद थामे खड़ा था। वो रो भी रहा था, शायद हंस भी रहा था, लेकिन उसके कदमों में इतनी जान नहीं थी कि उसकी जानिब कदम बढ़ा सकता। ये हमेशा अरब को ही करना था क्योंकि वो बड़ा था, उसकी कुर्बानी ज़्यादा थी। फासले अबूर किया जा चुका था। जरवली बेसाख्ता उससे लिपट गया। जोला भी रज़ारों कतार रोते हुए भी कहती उसकी टांगों से आ लगी थी। वो मुस्कुरा रहा था, कभी जरवली के बाल सहलाता, कभी जोला के। उसे याद था कि जब वो घर लौट रहे थे तो बारिश थम गई थी, जख्म से खून धुल गया था, हर शय निखर गई थी। लेकिन उसके बाद जिंदगी उन तीनों के साथ बड़ी बेरहमी से पेश आई थी, ऐसे कि वो तीनों बच्चे अपने घरों से जुदा कर दिए गए थे। जोला से उसकी माँ छिन गई, उन दोनों से रेशम छीन ली गई, अरब को जरवली से जुदा कर दिया गया। वो दोनों साथ एक ताकत थे, उनकी ताकत को तिनका तिनका करके तोड़ देना हमेशा से मकसूद था। उस दिन के बाद कुछ ऐसा हुआ जो उन तीनों की जिंदगी में तागिरात के ले आया था, और फिर वो तीनों अपने घर खो बैठे। उनका होम उनसे खो गया और अब वो तीनों ही बेघर थे। और तुमसे किसने कहा कि हर घर ईंटों और गारे का बना होता है? कई साल बाद वो उसके सामने वैसे ही अस्तादा था, किसी चट्टान की मानिंद। नीले पुल की रोशनी अब तक उन दोनों के दरमियान हाइल थी। वो महज धुंधली सी रोशनी नहीं थी, वो उन दोनों के दरमियान हाइल कई सालों की मसाफत थी। ऐसी मसाफत जिसके दोनों सिरों पर खून था, उनकी माँ का खून। हर घर गारे और ईंटों का बना नहीं होता। जरवली ने उसकी पेशानी पर पिस्तौल की ठंडी नाल अब तक रखी हुई थी। मुतहर सी घायल आंखें और यादों का जलता धुआं उसकी फरासत खत्म करने लगा, क्योंकि बास घर खून और गोश्त से बने होते हैं। उसने हाथ उठाकर अपनी गर्दन के पीछे रखे, हथियार डाल दिए। अरब किसी के सामने हथियार नहीं डालता था, लेकिन वो किसी नहीं था। जरवली किसी नहीं था, वो खून और गोश्त से बना उसका होम था, वो उसका घर था, ऐसा घर जो उससे खो गया था। तुम हमेशा उन जंगों का चुनाव क्यों करते हो जिन्हें तुम जीत नहीं सकते? वो वही था। जरवली आखिर उसे कैसे न पहचानता? वो उसे समंदर के गहरे शकम जैसे सियाह अंधेरे में भी पहचान सकता था। वक्त की धूल ने उसकी शफाफ सी सब्ज आंखों से मासूमियत की रमक जब्त कर ली थी। स्याही माल सब्ज और अर्तकाज शिकारी और चाक हो चुका था। वही होठ, वही पेशानी, वही रुखसार, वही नाक, वही सियाह बाल, आबरू के पास लगा जख्म। उस जख्म को देखकर जरवली को पिछले जरोगों से हर तकलीफ देती याद ने आज से नवाजियत का शिकार किया था। उसके सर के पीछे रखे हाथ में चांदी का जंजीर नुमा ब्रेसलेट देखकर उसने आंखें बेसाख्ता ही बंद की थी। फ्लैशबैक्स नज़रों के सामने से गुजरते जा रहे थे। उसकी कनपट्टियां सुलग रही थीं। आंखें खोलकर गहरी सांस लेते हुए उसे देखा। पिस्तौल ताना हाथ शल होने लगा। मैं हर उस जंग को जीतने का अहल हूँ जिसका मैं इंतखाब कर लूँ, क्योंकि मैं जंगों में पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हूँ। मैं आखिरी सांस तक कश्तियाँ जलाकर लड़ने वालों में से हूँ। खविल्द। उसने लहजा भर को ठहर कर उसकी पेशानी पर पिस्तौल की नाल कुछ और गाड़ी थी। तहिर सिमट गया। अब आंखों में महज नमसी सुलगती लकड़ियों जैसा तासुर था। मेरा महाज तुम्हारे खिलाफ नहीं था जरवली, अपनी जबान से मेरा नाम मत लो। वो सख्ती से गुर्राया। जबले कुछ और दूसरे में बेबस हुए। तनफुस तेज था, तना हाथ पसीना पसीना होने लगा। पीठ दिखाने वालों के लिए दुनिया और आखिरत में कोई निजात नहीं है। तुम्हें लगता है तुम्हारा यूं आना तुम्हारे पिछले नाहक किए गए अमाल को ढो डालेगा? तुम्हें लगता है कि तुम्हारा यूं मौके पर आकर मेरे लिए ढाल बनना मुझे किसी अजाब से बचा सकता है? वो बस चुपचाप उसके तेज तनफुस के साथ कहे गए घायल जुमलों को सुन रहा था। हाथ अब तक गर्दन के पीछे थे। निगाहें जरवली के नकुश को हिफ्ज करने में सरगर्दा थी। मैं इन्हें तुम्हें मारने नहीं दे सकता था।
हाँ, क्योंकि तुम खुद मुझे मारना चाहते थे। उसने इस्तेजाइये से सर झटका था, फिर चेहरा उठाया। हर नक्श में घोला अरब के लिए तनफुर आग के लपटों की सूरत उठने लगा था। मैं भूला नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं भूलता। तुम वही हो जो छोड़ कर गए थे, वही हो जो मेरे हर इल्तिजा पर पैर रखकर मेरे सर से गुजर गए थे। तुम नहीं बदले, लेकिन अब शायद तुम ये नहीं जानते कि मैं भी वो नहीं रहा जिसे तुम छोड़ कर गए थे। मैं अब वो बन गया हूँ जो कभी तुम थे। मुकाबिल खड़े अरब का चेहरा सपाट हो गया था, आंखों से हर जज्बा मफदूद होने लगा था। नरमी अनका हो गई, पिस्तौल वाला हाथ अब सुन होकर दर्द करने लगा था, लेकिन उस पर ज़रवली की गिरफ्त हर गुजरते लम्हे के साथ सख्त होती जा रही थी। अरब ने उसे उन्हीं बेतासुर ठंडी नज़रों से देखा। फिर चलाओ गोली। उसने एक हाथ आगे करके अपनी पेशानी पर जमी ठंडी नाल वाली पिस्तौल को दुरुस्त किया था। ख़त्म करो ये किस्सा आज। ज़रवली ने ट्रिगर पर उंगली रखी। कनपट्टी से पसीने की कई बूंदें फिसल कर गर्दन में गिरी। मोरे की आवाज़ें, टिफ़ी की मौत, उसका और अरब का कमरा, बचपन की मिट्टी मिट्टी सी कुछ कच्ची पक्की यादें, टाई में लिपटा उसका खून आलूद हाथ, आबरू पर लगा जख्म, बारिश में भीगते जोला को तलाश करते वो दोनों, जल थल, आंसू, मोरे, खून, सब कुछ गड़बड़ हो रहा था। निगाहें धुल्ला रही थी। उसने ट्रिगर दबाना चाहा, लेकिन हाथ कांप गए। बेसाख्ता ही उसका हाथ पहलू में आ गिरा था। बेबसी रगों में बहते सियाल को सिया करने लगी थी। फिर उसने महसूस किया कि अरब 2 कदम चलकर उसके करीब आया है। पूल की रोशनी थम गई थी। सालों की मुसाफत तय हो गई। उसने चेहरा उठाकर बेयकीनी से देखा, लेकिन फिर वो पल के नहीं चिपका पाया। मुझे तुम्हारी सलाहियत पर कोई शक नहीं है। तुम्हें कभी इसके लिए इशू नहीं रहा। मैं जानता हूँ तुम हर वो जंग जीत सकते हो जिसका तुम इंतखाब करते हो। तुम्हें मुझे कत्ल करना है, ठीक है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। मैं सिर्फ इसलिए जिंदा रहूँगा ताकि तुम मुझे मार सको, लेकिन अभी नहीं। अभी वो वक्त नहीं आया ज़रवली। अभी तुम कत्ल का बोझ उठाने के अहल नहीं हो। इसलिए जाओ, ज़हरा जान को तुम्हारी ज़रूरत है। खैबर जान तुम्हारी राह तकते होंगे। लम्हे भर को ठहरा। आंखों में खफीफ सी नरमी उभरी, बिल्कुल वैसी ही जैसी जोला को देखने पर उभरती थी, क्योंकि हर किसी के पीछे राह तकने वाला नहीं हुआ करते। ज़रवली के गले में गिल्टी उभर कर मालूम हुई थी। वो चंद पल उसे जख्मी आंखों से देखता रहा, फिर वो 2 कदम पीछे हटा। उसे बेइख्तियार ही ज़हरा जान का ख्याल ने ढीला कर दिया था। अगले ही पल उस पर एक जख्म खुर्दा सी निगाह डालकर वो बाहर की जानिब बढ़ गया था। उसके जाते ही अरब ने सामने खड़े फक चेहरा लिए फिरोज को देखा था। फिर चंद कदम चलकर आगे आया तो फिरोज ने बेइख्तियार 2 कदम पीछे लिए। स्कूल की राहदारी, मसक चेहरा, जिल्लत, उसे सब कुछ याद आया था। वो उसी तरह ठंडे चेहरे के साथ आगे बढ़ रहा था। फिर सियाह जींस की जेब से कुछ बरामद किया। वो एक छोटा सा तेज खमदार चाकू था। फिरोज लड़खड़ाकर बिल्कुल पीछे दीवार से जा लगा था। उसके गिरे लड़के अब तक करा रहे थे, कुछ बेहोश भी हो चुके थे। तुम तो कहीं गायब हो गए थे। तुम तो इतने साल से गायब रहे हो, फिर अचानक कैसे? तुम कैसे? वो पथराई हुए आंखों लिए खुश्क हल्क के साथ बमुश्किल चंद बेरब्त फिक्रे बोल पाया था, लेकिन इतनी मोहलत काफ़ी थी। अरब ने उसकी गर्दन के मखसूस हिस्से पर वो तेज धार कमीन सा आला रखा। फिरोज का सांस हलक के गिल्टी में आ ठहरा। क्रोटेड 12 सेकंड। उसकी मध्यम आवाज़ उभरी। सब केल्विन आर्टरी 3.5 सेकंड। उसने चाकू को आहिस्तेगी से उसके शेरक पर रखकर उसकी आंखों में देखा। 1 मिनट से कम वक्त लगेगा तुम्हें मरने में। अरब, हम बैठ कर बात कर सकते हैं? उसने थूक निकलकर मुतगैर होते चेहरे के साथ कपकपाती आवाज़ में पेशकश की थी। अरब ने समझ कर सिर हिलाया, फिर चाकू उसकी शेरक से हटाया तो फिरोज को खुलकर सांस आया। वो बेसाख्ता ही नीचे झुककर गहरे गहरे सांस लेने लगा था। फेफड़ों में ऑक्सीजन की शदीद कमी के बाद उसका लगा था कि वजूद उसका नीला पड़ गया है। मैं उसके लिए 1000 दफ़ा आ सकता हूँ, पाताल से भी, जहन्नम से भी, हर जगह से वापस आ सकता हूँ। इसलिए आइंदा मैं तुमसे कोई बात नहीं करूँगा फिरोज, क्योंकि आइंदा मैं तुम्हें। एक गहरे अंदर तक उतरती नज़र उस पर डाली और अगले ही पल उसका हाथ फुर्ती के साथ कलाई में दबोच कर कंधे तक उठाया। वो इतने तेज रिफ्लेक्स के लिए हरगिज़ भी तैयार नहीं था। जिंदा दफन कर दूंगा। अगले ही पल उससे सीधे किए हाथ के दरमियानी बंद पर मुट्ठी इस अंदाज से मारी कि हड्डी चटक कर टूटने की आवाज़ दूर तक सुनाई दी थी। फिरोज की दिल दहला देने वाली चीख पूरे घर में गूंज कर पलट आई थी। उसने उसका नाकारा हुआ हाथ अगले ही पल छोड़ दिया था। वो लटके बाजू को लिए बेसाख्ता बिलबिलाता हुआ नीचे झुका। जब निगाहें उठाई तो वहाँ कोई नहीं था। वेलू था, अंधेरा जीनों पर कहीं गायब हो गया था।
बिल्कुल किसी माफूक अलफितरत वजूद की मानिंद। हॉस्पिटल की सफ़ेद राहदारी में वो बैठा था, सर दीवार से टिकाए, खुश्क आंखों से ऊपर छत को देखता हुआ। मुलाजमीन को उसने वापस भेज दिया था। खैबर जान से निगाहें चुराई थी, जाने क्यों। वो चंद पल उसे देखते रहे, फिर उसने उन्हें खफीफ सा देखकर आप घर जाएं कहा तो उन्होंने सर हिलाया और उठ गए। उसके पिछले लफ्ज जैसे उनके समात में गड़ गए थे। अब राहदारी में उसके साथ मैं शेर बैठा था। उसने घुटनों पर कोहनियाँ रखी और फिर आगे को झुका खामोशी से बस इंतजार करने लगा। वो सरवली के बरक्स खासा संभला हुआ लग रहा था। जहरा जान के सर्जरी अब तक जारी थी, इसलिए मजीद कुछ और वक्त दरकार था। आप जानते थे, आप हमेशा से जानते थे। वो छत को तकता कह रहा था, चेहरे पर कुछ ऐसा रकम था कि शेर से सर नहीं उठाया गया। जब मोरे कत्ल हुई तो मुझे उसकी बहुत ज़रूरत थी। मेरे पास कोई सहारा नहीं था। खैबर जान उन दिनों इतने मुस्तरब और परेशान हाल रहते थे कि उनकी जानिब अपने गम के लिए देखना मुझे खुद गर्जी जैसा लगता था। मैं रातों को डर कर उठ जाया करता था। मुझे लगता था माँ का खून आलूद वजूद मेरे साथ मेरे पेट पर लेटा है। मुझे आज तक ठीक से नींद नहीं आती लाला, लेकिन वो फिर भी मुझे छोड़कर चला गया। तब जब मैं टूट फूट का शिकार था, तब जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, तब जब मुझे उससे मोरे की खुशबू आती थी। वो लम्हे भर को ठहरा, आवाज़ केली थी, आंखों में गुलाबी सी नमी थी, आंसू जैसे हलक में कहीं गिर रहे थे। वो चला गया। मैं चीखता रहा, मैं पागल हो गया था लाला, मैं ख़त्म हो गया था, लेकिन वो फिर भी चला गया। वो नहीं रुका, वो किसी के लिए नहीं रुकता। खैबर जान ने उसे नहीं रोका। उन्हें उसे रोकना चाहिए था, उन्हें मेरा ख्याल करना चाहिए था। उन्होंने मोरे का कसास भी नहीं लिया। और फिर एक दिन वो दोनों मेरे दिल से उतर गए। क्या आप जानते हैं लोगों का दिल से उतरना कैसा होता है? शेर सर झुकाए उसे सुन रहा था। दिल उसकी हर बात पर डूब कर उभरता था। कंधों का बोझ और गहरा होने लगा था। लोगों का दिल से उतरना ऐसा होता है लाला कि उनके लिए आपके दिल का वो हिस्सा मर जाता है जिसने उनसे कभी मोहब्बत की होती है। आपके दिल का वो एक हिस्सा खाली हो जाता है। आपके दिल का वो एक हिस्सा मफलूज हो जाता है, खंडर हो जाता है। फिर वो लोग जिंदा रहें या मर जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर की आंखें सुर्ख होकर खामोश दिख रही थी। चेहरा सपाट था, लेकिन दिल साथ बैठे सरवली के लिए फिर भी दुख रहा था। मेरे दिल के 4 खाने थे, एक मोरे का, एक खैबर जान का, एक अरब का, एक जोला का। मोरे मर गई, खैबर जान ने कसास नहीं लिया, अरब मुझे छोड़कर चला गया और जोला को उसके ननिहाल वाले ले गए। दिल का मुद्दा होना क्या होता है मैंने उन दिनों जाना था। मैंने औरतों की जानिब देखना छोड़ दिया। मुझे मेरी ज़िंदगी की 2 औरतों ने जुदा होकर बहुत अजियत दी थी। मैंने खैबर जान की जानिब देखना छोड़ दिया क्योंकि उन्होंने मेरी माँ के कातिलों को बख्श दिया था। मैंने अरब को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया क्योंकि वो तब गया जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। लेकिन लाला, उसने 2 उंगलियों से कनपट्टी मसली। सर के पिछले हिस्से में दर्द की टीस उठी रही थी। यह असियत अब उसके वजूद को अपनी लपेट में लेने लगी थी। ये सब मेरी ज़िंदगी में वापस क्यों आ रहे हैं? मुझे नहीं चाहिए फिर से वो अजियत। शेर ने उसकी जानिब देखा। वो बंद आंखों से कनपट्टी मसल रहा था। पलकों पर चंद कतरे थे। हालत में गिल्टी बार बार डूबकर उभरती थी। शेर को उस पर बेइख्तियार ही तरस आया था। कभी उसकी जानिब की बात सुनने की कोशिश करो सरवली, शेर ने जाने क्यों बहुत दुख से एकदम कहा था। उसने आंखें खोल दी, फिर सीधा हो बैठा। एक तवील सांस लिया, खुद को कंपोज करने की कोशिश की। मैंने हर रात लाला, मैंने उसके लिए जवाब सोचने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं सोच सका। अपने भाई को छोड़ देने के लिए कितना भी मजबूत जवाब क्यों ना हो, वो बहरहाल कमज़ोर ही होता है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता, शायद उसकी जानिब की कहानी सुनने के बाद भी नहीं। उसी पहर डॉक्टर्स इमरजेंसी का दरवाज़ा खोलकर बाहर राहदारी में आ निकले थे। वो दोनों बेइख्तियार तेजी से उनकी जानिब मुतवज्जह हुए, उठ खड़े हुए थे। वो अब उन्हें सर्जरी के मुतालिक तशवीश दे रहे थे कि मामला पेचीदा नहीं था और जहरा जान खतरे से बाहर थी। वो लफ्ज़ नहीं थे, वो जिंदगी थी। शेर ने बेइख्तियार आंखें बंद की थी और उसने डॉक्टर से मुसाफा करते हुए फतरत जज्बात से शुक्रिया कहा था। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो बेसन पे झुका चेहरे पर पानी डाल रहा था। आईने में उसका नजर आता अक्स आज 31 साल था, सियाह टी शर्ट में मलबूस। वो अब बेसन के किनारों पर हाथ रखे चेहरा उठाए आईने को तक रहा था। पानी की बूंदें रुखसारों से फिसलकर बेसन में गिर रही थी। गोल से आईने के एन ऊपर जर्द कुमकुमे रोशन था। अगले ही लम्हात में वो वजू करता बाहर चला आया, फिर बेड के एक जानिब जाए नमाज बिछाकर हाथ उठाए। अगले ही लम्हात में वो नमाज पढ़ता हुआ नजर आ रहा था।
पिछले कई सालों में वो मोरे का दिया गया हर सबक भुला चुका था, लेकिन नमाज एक ऐसा सबक था जो कभी चाहकर भी उससे छूट नहीं सका था। हाँ, अब वो पहले जैसी नमाज नहीं पढ़ता था। उसके रुकू सजदे बेरौनक हो गए थे। हरकत व सकनात में वो बरकत नहीं रही थी, लेकिन फिर भी वो कभी उस फर्ज से नहीं चुका था। नमाज के बाद वो चंद पल जाए नमाज पर खाली खाली सा बैठा रहा। बारहा सर झटका, लेकिन जरवली का चेहरा नजरों के सामने से जाता ही नहीं था। उसने दुआ मांगने बगैर ही जाए नमाज समेटा और उठ गया। फिर कमरे से बाहर आया तो लॉन्च में किसी का हैवलम बैठा महसूस हुआ। वो ठहर गया, आंखें मोहतात हो गई। आहिस्ता से पीछे रखी एक हॉकी स्टिक उठाई, लेकिन उसी पहर हेवले ने चेहरा फेर कर उसे देखा तो वो रुक गया। स्टिक वापस रख दी। वो एमन था। उसने आगे बढ़कर लॉन्च की बत्तियां रोशन की। मेरे घर में नकब लगाना कब बंद करोगे तुम? जब आप हमारी जिंदगी में नकब लगाना बंद करेंगे तब। जवाब तुर्की बतुर्की आया था। कोई और काम है तुम्हें फजूलियत बकने के अलावा? वो ओपन किचन में खड़ा चाय का पानी चढ़ा रहा था। चेहरा खामोश था और हरकत में हमेशा की तरह फुर्ती थी। कुछ गैरमामूली से महसूस करके एमन ने गर्दन पूरी मोड़कर उसे देखा। क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है तुम्हारा? उसने आंखों पर रीडिंग ग्लासेस लगाए हुए थे और सामने टेबल पर चंद फाइल्स और कागजात बिखरे थे। वो शायद तहकीक का कागजात थे, लेकिन अरब का अंदाज उसे ठिठका गया था। वो अब पानी में पत्ती झोंककर उसे उबलता हुआ देख रहा था। कोई मसला हुआ है? आबाई क्लेन में कुछ मसाइल चल रहे हैं। कैसे मसाइल? उसने ग्लासेस उतार कर हाथ में लिए और उठकर सोफे की पुष्ट से टकता हुआ आ खड़ा हुआ था। चेहरा संजीदा था और तवज्जो अरब की जानिब थी। सफ़ेद बटन शर्ट की आस्तीनें पीछे की जानिब मुड़ी हुई थी और सुनहरी बाल माथे पर गिरे उसे मजीद जाजिबे नजर बना रहे थे। एक जानिब बड़ा कोट देखकर यही अंदाज़ा होता था कि वो कोट के बाद घर जाने के बजाय सीधा यहीं आ गया था। डेरे पर काम करती एक मुलाजमा को निशाना बनाया गया है। इन शॉर्ट, जरवली को तकलीफ पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो उससे बहुत मानूस रहा है। निगाहें अब भी उबलते कहवे पर जमी थी। अपार्टमेंट में चाय की भीनी सी खुशबू घुलने लगी। एमन की आंखें पुरसोच अंदाज में उसकी पुश्त को तक रही थी। वो ठीक है अब? उसने कंधे उचकाए। ठीक होना चाहिए। मेजर सर्जरी नहीं थी। कुछ दिनों बाद वो डिस्चार्ज कर दी जाएंगी। फिर मसला क्या है? मसला जरवली है। उसकी जज्बाती तबीयत है। वो अब चाय में दूध उंडेल रहा था। चेहरे पर गहरी संजीदगी रकम थी। ये वही है जिसके लिए तुम माफिया क्लेन आकर भी अक्सर रोया करते थे, ब्रादरान यूसुफ की तरह। वो आखिर में कहकर अपने ही तबसरे से महसूस हुआ था। अरब ने एक खामोश आबरू उठाकर उसे देखा। एमन ने दोनों हाथ उठा दिए। आंखों की असली जहन चमक लौट आई थी। मैं जब भी तुम दोनों की कहानी सुनता हूँ मुझे ब्रादर यूसुफ का किस्सा याद आ जाता है। इस किस्से में बाप और भाई की जुदाई एक अहम जजू रही थी। वहाँ भी एक ड्रीम पेश गोई के बाद यूसुफ एलिया इस्लाम की ज़िंदगी बदल जाती है। उन्हें अपना आबाई क्लैन छोड़ना पड़ता है, बाप छोड़ना पड़ता है, भाई छोड़ना पड़ता है। ज़्यादा प्रिविलेज्ड लोगों का यही मसला होता है। उनकी मुराद उनके लिए आजमाइश बन जाती है। उसकी आवाज़ सुनता अरब बिना किसी तासुर के अब उबलती सुनहरी चाय को तक रहा था। हर उबाल पर महक मजीद अपार्टमेंट को फिजा में घुलने लगती थी। उसकी सब्ज आंखों के सामने जरवली की जख्मी नजरें थी। उसने कोई भी जवाब दिए बगैर आंख धीमी कर दी। एमन ने सर हिलाया। उसका जवाब न देना भी एक जवाब था। फिर वह उसे चंद पल देखता रहा। वो दोनों हाथ स्लेब पर रखकर हल्का सा झुका हुआ था। निगाहें मुस्तकिल दम पर कड़ती चाय पर थी। तुमने शम्स को क्यों कत्ल किया? अचानक से एक इस्तफसार आकर सीधा उसकी पुश्त में किसी तीर की मानिंद लगा था। उसने चौंके बगैर गर्दन मोड़ी। अब्रू इस्तकामिया से ऊपर उठे हुए थे। मैंने शम्स को कत्ल नहीं किया। एमन आहिस्ता से सीधा हुआ। आंखें चिपटे अंदाज में सिकड़ कर उसे जांचा। तुमने उसे नहीं मारा? नहीं, मुझे उसे मारकर कुछ हासिल नहीं होना था। तो फिर उसे किसने कत्ल किया? उन्होंने ही, जिसके बारे में वो खौफजदा था कि वो उसे सच उगलने पर अगले ही लम्हे मार देंगे। उसने चेहरा मोड़ लिया। चाय कड़कर गहरी सुनहरी हो चुकी थी। फिर हाथ ऊपर उठाकर कैबिनेट खोला और अंदर से कांच के 2 कप निकाले। जब मैं क्राइम सीन पर गया तो मुझे यही बात तंग कर रही थी कि तुमने नाइबजादे की महज एक आंख ज़ाया की थी, लेकिन शम्स को मार दिया। क्यों? मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हें उसे मार कर क्या मिलेगा। और इसी तशवीश के लिए तुम यहाँ चले आए हो। वैसे तुम मुझसे पहला सवाल यही करते, मैं तब भी बता देता। इतनी लंबी तमहीद बांधने की ज़रूरत नहीं थी। उसने आगे बढ़कर एक कप उसे थमाया और फिर उसके बराबर ही सोफे की पुष्ट से टेक लगाए आ खड़ा हुआ।
एमन ने कप हाथ में थाम लिया, फिर कप की सतह से उठते धुएं को मरगोले को देखता रहा। मतलब तुम जिससे भी सच जानने की कोशिश करोगे उसे मार दिया जाएगा? हाँ, हर प्राइमरी सोर्स, हर गवाह, हर सबूत को ख़त्म कर दिया जाएगा। यह शायद ख़त्म किया जा चुका है। मेरे सामने राख का एक ढेर है बस। उसने नरम गरम चाय से एक घूंट भरा। एमन उसकी बात पर जरा मुतफक्किर होकर उसकी जानिब घुमा था। फिर तुम उसे कैसे ढूंढोगे? मैं वापस जाऊंगा जहाँ से आया हूँ, वहीं। साथ खड़े वकील की आंखें अगले ही लम्हे तहे से फैल गई थी। वो असर लिए बगैर सामने देखता घूंट घूंट गरम कड़वा सियाल अंदर उंडेल रहा था। शम्स ने कहा था, गिरा जहाँ लगती है वहीं से खुलती है। मुझे वापस जाना चाहिए। ये एक आखिरी रास्ता है मेरे पास सच जानने का। लेकिन तुम यहाँ रहकर भी तहकीक कर सकते हो। मैं और यामिन तुम्हें हर सोर्स तक रसाई देने की कोशिश करेंगे। अरब ने नफी में सिर हिलाया। हर सोर्स कमोबेश तबाह किया जा चुका है एमन, और तुम शायद जानते नहीं हो कि मेरा असल प्राइमरी सोर्स मेरा आबाई क्लेन है, जिसे तबाह करने के बारे में मंसूबा बंदी की जा रही है। एमन उसकी बात सुनकर एक पल के लिए शल हो गया था। उसने उसे देखा और फिर सर अस्बात में हिलाया। मेरे पास महज 3 महीने या इससे भी कुछ कम का अरसा है। जर्मन्स को मेरी रिहाई की खबर मिल गई है। उनका कोल्ड फेस चल रहा है। वो अपना अगला क्राइम लॉर्ड आने तक किसी मुंजिम सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेंगे। ये दौरानिया बहुत अहम है। मुझे बहुत से काम करने हैं और जल्दी करने हैं। मोहलत 3 माह की है प्रैक्टिकली। ये आखिरी लफ्ज़ कहते हुए वो एमन की जानिब देखता हल्का सा मुस्कुराया था। उसके आसाब भी ज़रा ढीले हुए। कुछ याद आने पर वो भी मुस्कुरा दिया। मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हें मेरी बातें याद रहती हैं। तुम यकीन ना करो, लेकिन मुझे तुम्हारी बातें याद रहती हैं। देखने में तुम भले ही घिसे पिटे लगो, लेकिन बंदे तुम काम के हो। एमन की मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हुई थी। एक खफा निगाह उस पर डाली। वो मुस्कुराहट छुपाए बगैर कप लबों से लगाए हुए था। फिर उसे कुछ भी कहने का इरादा मुलतवी करके कप लबों से लगा लिया। कुछ पल बाद वो घूट घूट करते अपनी चाय पीते रहे। नानी तुम्हें याद कर रही हैं। अपने तमाम कामों से ज़रा फरागत इख्तियार करके हमें भी अपनी खिदमत का मौका दिया आप। मैं उनसे मिलने ज़रूर आऊँगा। एमन ने आगे बढ़कर कप स्लेब पर रखा, फिर घूमकर सोफे तक चला आया। अब वो सर झुकाए, ग्लासेस लगाए, फिर से फाइल्स में गर्क नज़र आ रहा था। उसने चाय ख़त्म करके कप स्लेब पर रखा और फिर एमन के मुकाबिल लगे सोफे पर आ बैठा। ये सलादीन खटक की अगली कॉन्फ्रेंस की चंद अहम नुकात की फ़ाइल है। इसमें तुम्हें बहुत सा मवाद मिल जाएगा इससे डील करने के लिए। लेकिन एक मिनट, उसने आंखों से ऐनक हटाई। तुम तो आबाई क्लेन की जानिब पलटने की तैयारी कर बैठे हो। माली का कसास, शहरी का कसास, क्या तुम सब भूल गए हो? उसने गहरा सांस लेकर टेबल पर धरी फाइल को झुककर उठाया। यहाँ सब राख का ढेर है एमन। मैंने पिछले तमाम बरसों में सब कुछ जांचा है। चंद एक बातों के अलावा मुझे कुछ नहीं मिल सका। इन सब कताल का मनबा मेरा वो खानदान है जहाँ से मैं आया हूँ, और मालिक अपने सिस्टम को लीगलाइज करने की वजह से नहीं कत्ल किया गया था। एक पल के लिए अपार्टमेंट में सन्नाटा छा गया। एमन बेयकीनी और कदर नासमझी से चेहरा उठाए उसे देख रहा था। मालिक वाइट कॉलर का पैरोकार था। उसे हमेशा उसी का पैरोकार रहना चाहिए था। यही प्लान था, यही लाहिला अमल था। लेकिन फिर दिल आड़े आ गया। मालिक मुझसे जज्बाती तौर पर वाबस्ता हो गया। उसे मुझे हॉस्टेज बनाकर रखना चाहिए था, लेकिन वो और मैं साथ एक नाकाबिले तस्कीर ताकत में बदलने लगे। जब पेशगोई की जाती है कि इस लड़के को कत्ल किया जाए जो बादशाह वक्त का तख्त उलट देगा, तो उसे वाकई कत्ल कर देना चाहिए। अपने में मिलाकर पालना नहीं चाहिए। एक तदबीर हम करते हैं और एक कुदरत करती है। वो बच्चा बच जाता है और फिर कई सालों बाद वो वापस आता है। वो पल भर को ठहरा। एमन ने फाइल सामने डाल दी। उसे ये सब जज्ब करने के लिए कुछ वक्त दरकार था। तो तुम माफिया क्लेन के क्राइम लॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम जर्मन्स के हाथों जल्द मारे दे जाओगे? उसने मुतासिर हुए बगैर सर अस्बात में हिलाया। बिल्कुल। तो तुम मंजर आम पर क्यों हो? तुम कहीं रूपोश क्यों नहीं हो जाते? वो अब वाक़ईतन परेशान हुआ। नहीं एमन, अब नहीं। अब रूपोशी का वक्त नहीं है। अरब, तुम्हें अपनी कोई परवाह नहीं है? उसने अफसोस से सर हिलाकर कहा था। मेरे पास बहुत कम लोग बचे हैं एमन। मैं उन्हें अपने कष्ट की होने की भेंट नहीं चढ़ा सकता। मैं उनके लिए कुछ करके जाना चाहता हूँ। उसने थक कर सर सोफे की पूछ से टिका दिया था। फिर आंखें मूंद ली। पहले जोला, फिर जरवली, फिर खैबर और आखिर में मोरे का चेहरा याद के सिया पर्दे पर उभरा। सीने में कई अंतर। इन सब के एक दूसरे से जुदा होने का मौजब होने पर उसे गहरा तासुफ हुआ था।
एमन उसे चंद पल देखे गया। अफसोस से, दुख से अपार्टमेंट खामोश था। चाय के कप खाली होकर स्लैब पर रखे थे। टेबल पर खुली फाइल्स का पलंदा था। सामने एमन बैठा उसे तक रहा था, लेकिन वह उन सब से बेनियाज तकलाती दुनिया में आज भी मोरे के गोद में सर रखे लेटा था, और वह उनसे वादा कर रहा था कि वह जोला को, जरवली को और खैबर को हमेशा बचा लेगा। आज की जोला की जहन की स्लेट बिल्कुल साफ थी। उसे अपनी माँ की धुंधली सी मौत के अलावा कुछ भी याद नहीं था। आसमान अब्र आलूद था, हर सू ठंडी सी सुरमई छाया थी। उसके इम्तिहानात खत्म हो गए थे। उन दिनों के अरसे में उसे सब भूल गया था। कुछ याद था तो ये कि उसके पेपर्स हो रहे थे और वो हर पेपर पर बहुत अच्छे से देना चाहती थी। आज छुट्टी का दिन था। वो ताखिर से उठी थी, फिर कितनी ही देर बेड पर सीधी लेटी रही, पिछले वाक़यात को सोचती रही। फैसल की धमकी, जरवली का उसे मुंतबा करना, उसकी जानिब से कहा गया वो एक मखसूस जुमला, वो अंदाज, हसन का घर, रिश्ता, मामू ममानी, सब जैसे एक एक करके याद आता जा रहा था। वह गहरा सांस लेते लेती रही। आज उसे रजिया के घर जाना था। उसे रिश्ते वाले देखने आ रहे थे और वो उसे फ़ोन करके मुताद बार आने का कह चुकी थी। अंदर कहीं रजी से मिलने की एक मोहम सी खुशी भी थी उसे। इसीलिए तमाम सोचों को झटक कर बिस्तर से बाहर निकली। कुछ पल बाद वापस आई तो दोपहर का 1 बज रहा था। आज उसने हल्के कत्थे रंग का बहुत नफीसा सूट पहना हुआ था। कानों में छोटे से स्टड्स और गीले बालों को सूखने के लिए कमर पर डाले वह सिंगार आईने के सामने खड़ी थी। फिर ड्रेसर पर रखा पैक शुदा गिफ्ट देखा। उस पर एक कोरा सफ़ेद चौकोर कार्ड चस्पा था। उसने दराज खोलकर कलम तलाश किया और फिर स्टूल पर बैठकर अपना नाम लिखने लगी। वो चंद स्किन केयर प्रोडक्ट्स थे जो रजी को बहुत पसंद थे। एक दफ़ा उसने जोला से उन प्रोडक्ट्स की बाबत पसंदीदगी का इजहार किया था। तब से ही उसने सोच रखा था कि एक दिन वो उसे ही ज़रूर गिफ्ट करेगी। आज से बेहतर वो दिन कोई नहीं था। नाम लिखकर वो सीधी हुई। मोमी चेहरे पर दोपहर की मुनासबत से हल्का मेकअप किया था और फिर बेड पर रखा गहरा कत्थई तहशुदा दुपट्टा खोलने लगी। उस दुपट्टे के अतराफ में सुनहरे रंग की बारीक लेस लगी थी। उसकी कमीज के कॉलर्स, नेक पर भी इसी तरह की बारीक सुनहरी लेस थी। बाकी का लिबास सादा था। बाल सूख चुके थे। उसने उनमें ब्रश चलाकर उन्हें कमर पर डाला और फिर दोनों हाथ ऊंचे किए उनमें फ्रांसीसी तर्ज की चुटियाँ गूंजने लगी। देखने पर उसका अमामी तासुर बहुत साफ सुथरी सी लड़की का पड़ा करता था। एक आखिरी निगाह खुद पर डालकर वो उसी रंग के खुद से पहनती, गिफ्ट और मोबाइल उठाती कमरे से बाहर चली आई थी। जीनों के दहाने पर ही अंबर मिल गई थी। आज मामू ममानी किसी फैमिली के साथ बिजनेस ट्रिप पर दूसरे शहर गए हुए थे। 2 दिन बाद उसे खोला की तरफ भी जाना था। आलमगीर की निकाह था। अस्सलाम वालेकुम भाभी। उसने खुशगवारी से मुस्कुरा कर सलाम किया तो अंबर ने सर हिलाया। मखसूस स्टाइलिश लिबास पहने, हाथ में ताज़ा जूस का ग्लास लिया, वो उसे देखते हुए सोफे पर बैठ रही थी। जोला को उसके मध्यम अंदाज ने ज़रा हैरान किया था। वो पास चली आई। कैसी हैं आप? मरोतन पूछा तो उसने फिर सर हिलाया। साथ ही उसे हाथ के इशारे से सामने बैठने को कहा। नहीं भाभी, मैं बैठ नहीं सकती, पहले ही लेट हो चुकी हूँ। कहाँ जा रही हो तुम? और इस सवाल पर वो बाकायदा आंखें फैलाए उसे देखने लगी थी। अंबर और उससे पूछे कि वो कहाँ जा रही है। वो तो उस पर दूसरी निगाह गलत डालना भी गवारा नहीं करती थी, जाने कैसे, लेकिन वो आहिस्तेगी से सोफे के किनारे पर टिक गई। रजी के घर आज उसे देखने कुछ लोग आ रहे हैं, मियानकी से अंदाज में बताया। अंबर ने फिर सर हिलाया। जोला ने उसके तीखे जतून देखे। आज वो इतने तीखे नहीं लग रहे थे। आज उनमें हल्का सा झुकाव था। तुमने मुझे गिफ्ट दिया, क्यों? तुम जानती हो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। बरह रास्त सवाल किया तो जोला ने गहरा सांस लिया। अच्छा तो ये बात थी। वो सोचकर हल्का सा मुस्कुराई। मुझे अच्छा लगा तो मैं ले आई आपके लिए। आपको मुख्तलिफ ज्वेलरीज का शौक है ना, लेकिन तुम मेरे लिए गिफ्ट क्यों लाओगी जोला? वो सीधी हो बैठी। उसी संजीदगी से उसे देखा। जोला उसे चंद पल देखती रही। भाभी, मुझे आप हमेशा बहुत अच्छी लगी हैं। मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपकी, और आपकी जानिब से मेरे लिए नापसंदीदगी भी मुझे कबूल है, क्योंकि उसकी वजह जलन या हसद नहीं है। उसकी वजह एक मर्द है जो बिलावजा हम दोनों के दरमियान हाइल है। मुझे मर्दों की वजह से हम औरतों के ताल्लुकात ख़राब करना घाटे का सौदा लगता है। मुझे लगता है कि अगर दरमियान से वो आदमी निकल जाए तो हम बहुत अच्छा और बाइज्जत ताल्लुक रख सकते हैं। अंबर चंद पल कुछ बोल नहीं सकी। उसे इतनी साफ कोई की उम्मीद नहीं थी। जब मर्द अपने ताल्लुकात हमारी वजह से ख़राब नहीं करते तो भाभी हमें क्या पड़ी है उन्हें इतना सीरियस लेने की। आखिर में वो जैसे कदरे अफसोस से बोली तो अंबर की पेशानी पर डला आखिरी बल भी
ढलक गया था। जोला ने उसके तमाम सवालात का जवाब एक ही जुमले में दे दिया था। उसी के साथ वो उठ गई थी। अंबर ने उसी तरह चेहरा उठाकर उसे देखा। दिन की रोशनी में वो हल्का रंग जेबतन की दमक रही थी। अब देर हो रही है, चलती हूँ। और हाँ, अगर आप वो ज्वेलरी पहनेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा भाभी, आखिर में मुस्कुराकर कहा और कलाई पर बंधी घड़ी को देखती बाहर की जानिब बढ़ गई। पीछे अंबर बिल्कुल गूंग बैठी कितने ही पहर तक उसकी कही कोई बातें सोच रही थी। रसी के घर खुशी का माहौल था। चहल पहल, किचन से उठती इश्तिया अंगेज खानों की महक, कच्चे घर में लगे तखत पर बैठी उसकी माँ जो तस्बीह के दाने गिराती रसी की बड़ी बहनों से मेहमानों के बारे में गुफ्तगू कर रही थी। वो रसी के साथ उसके और उसकी बहन की मुश्तरका कमरे में मौजूदा उसे संवार रही थी। रसी ने आज हल्का गुलाबी रंग का फ्रॉक पहन रखा था। दुपट्टा सर पर टिकाए, हाफ बंदे बालों और हल्के सिंगार में वो बहुत प्यारी लग रही थी। जोला उसे छेड़ती अब उसके दुपट्टे को शानों पर सेफ्टी पिन से टिका रही थी। वो उसकी माँ और बहनों से पहले भी बहुत बार मिल चुकी थी। वो सब उसे अपने घर का फर्द समझते थे। कुछ लम्हात बाद बाहर से खुश गप्पियों की आवाज़ें आने लगी तो उन दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की जानिब देखा। रजी ने बेचैनी से उसका हाथ थाम लिया। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना जोला बाजी? ठीक, बस ठीक। वो चीखी नहीं लेकिन अंदाज वैसा ही था। फिर उसके सामने पंजों के बल बैठी उसके दोनों भरे भरे हाथ अपने हाथों में लिए। तुम हसीन लग रही हो रजी, आज रिश्ते वालों की खैर नहीं है। उसके शौक से अंदाज पर रजिया शर्मा कर हंसती थी। वो उठ खड़ी हुई, फिर बाहर की जानिब बढ़ आई थी। अब वो उसकी बहनों के साथ मिलकर लवाजमात छोटे से मेहमान खाने में सजा रही थी। मेहमान खाना एक मुतनासिब कमरा था जिसके चारों अतराफ में लकड़ी के सोफे रखे थे। आज उन सोफों के गिलाफ तब्दील किए गए थे, इसीलिए वो निखरे निखरे से लग रहे थे। दरमियाना टेबल लकड़ी का था। सब चीजें भले ही खस्ता और जरा पुरानी थी लेकिन सफाई और सलीका शादी के बाद आने वाले जहनों पर बहुत भला सा तासुर कायम करता था। मेहमान 3 लोगों के छोटे से गिरोह पर मुश्तमिल था। लड़के की उधेड़ उम्र रौनक से भरपूर माँ, उसकी बहन जो बात बात पर उंगली घुमाकर बादल नख्वास्ता जवाब देती थी, और एक कमज़ोर सा लड़का, वो रजिया से उम्र में चंद साल ही बड़ा था। उनकी बातों में अजीब सी तलखी थी। ये जोला समेत रजिया के घर वालों को भी महसूस हो रहा था। कुछ पल बाद रजिया को देखने का इश्तियाक बढ़ने लगा तो वो रजिया की माँ के इशारे पर मुस्कुराकर उठ गई थी। फिर दूसरे कमरे से रजी को लेकर मेहमान खाने में चली आई, लेकिन उसका दिल कहीं डूब कर उभरा था। उसे लड़के की माँ और उसकी बहन के तेवर ठीक नहीं लग रहे थे। बातों बातों में रजिया की रंग नकूस और फरबहा जिस्म को निशाना बनाया गया तो उसकी बर्दाश्त से जवाब देने लगी। वो उन्हें कुछ तल्ख सा कहकर उनका मुंह बंद करवाना चाहती थी, लेकिन रजिया की झुकी पलकें और निचला चेहरा देखकर ठहर गई। बुरा मत माने रुफ़का जी, तो एक बात कहूँ। बिस्किट की प्लेट हाथ में लिए उससे बिस्किट खाते लड़के की माँ ने कहा। उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई थी और वो उन्हें महज चुपती आंखों से देख रही थी। रजिया का वजन थोड़ा कम करवाएं, हमारे बेटे के साथ ये इसकी बीवी कम और बड़ी बहन ज़्यादा लगेगी। उसकी बात पर लड़के की नज़रें शर्मिंदगी से झुक गई थी, लेकिन उसकी बहन का एक आमियाना सा कहका गूंजा था। उसने साथ बैठी रजिया का बेजान होता चेहरा देखा। जी जी, रजिया कर रही है अपना वजन कम, शादी तक तो हो जाएगी दुबली, हो जानी चाहिए। हमारे बेटे को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। वो तो आपकी बड़ी बेटी के कहने पर आई हूँ रिश्ता लेकर। उसके मालकान बहुत आसूदा रखते हैं ना हमें, इसलिए। जोला को महसूस हुआ कि उसका तनफ्फुस तेज हो रहा है। बिची मुट्ठी गोद में रखे वो रजिया के ऐसे इस्तेहाल पर अंदर ही अंदर दुखी हुई थी। खैर हो गई आंटी, आपका बेटा भी तो खासा कमजोर है, लेकिन हमें इस पर कोई एतराज नहीं, ना ही हमने इससे मजबूत होने की डिमांड की है। उसने ठहरे हुए लहजे में मुस्कुराकर बस इतना ही कहा था। जहाँ वो तीनों चौके थे वहीं रजिया ने बेइख्तियार सर उठाकर उसे देखा था। लड़के की माँ को उसकी मदाखलत एक आंख नहीं भाई थी। लड़कों की खैर है, असल मसाइल लड़कियों के होते हैं। एक खास उम्र निकल जाए तो उनसे कोई शादी नहीं करता। मेरे भाई को हर उम्र में लड़की मिल सकती है, हर तरह की लड़की मिल सकती है। मसला हमारे लिए नहीं, आपके लिए है। जवाब उसकी बहन की जानिब से आया था। उसने सुलगती नजरों से उसे देखा, जो वफादारी और पायदारी की बजाय रंग रूप कद काट और जिस्मानी उठान की बाबत किसी मखलूक को तकलीफ से दो चार करके रिजेक्ट कर दे, तो वो उसे रिजेक्ट नहीं कर रहा है, वो अल्लाह के बनाए गए इंसान को रिजेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि इन तमाम चीज़ों में रजी की मदाखलत सफ़र है। और ये ऐसा जवाब था कि मुकाबिल बैठे अफराद के पास उसका जवाब रद्द अमल मौजूद नहीं था। कुछ पल बाद बदमज़गी के दौरान चंद बातें हुई और फिर टेबल पर रखी
प्लेटें अच्छे से खाली करके वो लोग बाहर की जाने बढ़ गए। रज़िया की माँ और बहनें उससे खिंच गई थी। उनका मानना था कि रिश्ते वालों को ऐसे जवाब नहीं देना चाहिए था। रज़िया ने अलबत्ता उसका जाने क्यों शुक्रिया अदा किया था। वो सारे शाम ही बहुत ही बुरे मूड के साथ वापस पलटी थी। ड्राइवर के साथ वापस आते हुए वो अंदर आने के बजाय सब्ज़ाजार पर चली आई थी। एक जानिब लकड़ी का झूला रखा था। वो थकी थकी सी उस पर आ बैठी। उसका दिल जाने किस बात पर इतना खराब हो रहा था। फिर उसने बिना सोचे फ़ोन उठाया। उसमें मौजूद एक खास नंबर की तलाश में स्क्रीन नीचे करती गई। मतलूबा नंबर फिर से ठहर कर चंद पल देखती रही और फिर नंबर डायल करके फ़ोन कान से लगा लिया। उसके फ़ोन उठाते ही उसने घबरा कर फ़ोन रख दिया था। उफ! लेकिन अब साथ रखा फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था। जू। उसने चारों नाचार फ़ोन उठाया। खैरियत? वेलू था कि मध्यम आवाज़ उभरी। उसने आंखें बेसाख्ता ही मीच कर खोली। हाँ, खैरियत है, आहिस्ता से कहा। नहीं है, क्या हुआ? दूसरी जानिब वो ठिकाने में खड़ा किसी नक्शे पर झुका सुर्ख मार्कर लिए जगह जगह काटने का निशान लगा रहा था। सियाह ट्राउजर्स और सियाह बटन शर्ट पहने। गिरेबान के 2 बटन हमेशा की तरह खुले थे। फ़ोन भी स्पीकर पर ऑन हुआ एक तरफ रखा था। ज़रा दूर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने यामिन बैठा उसे चंद नक्शे प्रिंट करके दे रहा था। जोला की झल्लाई हुई आवाज़ उसे यहाँ तक सुनाई दे रही थी। नहीं, मतलब हम औरतें दुनिया में सिर्फ इसलिए आई हैं कि आदमियों और उनके घर वालों को हमेशा खुश करती रहें। एकदम ही वो तेजी से बोली तो दूसरी जानिब अरब ठहरा, आबरू जरा ना समझी से झुकेड़े। नहीं तो फिर रिश्ते वालों को ऐसा क्यों लगता है कि हमेशा लड़की को उनके बेटे की पसंद के मुताबिक ढलना चाहिए? अगर वो लड़की को अपने बेटे के पसंद के मुताबिक ढाल रहे हैं तो बेटे को भी लड़की के मेयार के मुताबिक खुद को बदलना चाहिए। यही फेयर बात है ना? उसने चिढ़कर कहते हुए आखिर में जैसे यकीन दिलानी चाहिए थी। हुआ क्या है? वो नरमी से पूछता अब एक और जगह निशान लगाया था, ऐसे जैसे वो रोजाना ही ऐसे किसी रैंडम वक्त पर उसकी शिकायत सुनने का आदी हो। स्क्रीन के जानिब रुखिए यामिन के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। क्या होना है? रज़ी को देखने आए थे कुछ लोग, बिला वजह उसको निशाना बनाकर असीयतनाक बातें कह कर चले गए। मैंने थोड़ी सी मुदाखलत की तो लड़के की अम्मा को बुरा लग गया। उनको क्या बुरा लगना था कि रज़िया के घर वालों को उससे ज़्यादा बुरा लग गया। किसी को मेरी बात आखिर समझ क्यों नहीं आती? वो आखिर में रुहासी होकर बोली तो दूसरी जानिब अरब गहरा सांस भर कर रह गया। साथ ही टेबल बजाकर यामिन को अपनी जानिब मुतवज्जा किया। वो उसी पर पलटा, फिर हाथ के इशारे से उसे नक्शे सामने ग्लास वॉल पर प्लांट करने के लिए कहा। वो सर हिलाकर उठ गया। मुस्कुराहट बिल्कुल छिपा ली, क्योंकि इस सोसाइटी को तशखीस देने में एक बड़ा हाथ औरतों का रहा है, इसलिए किसी को आपकी बात नहीं समझ आती। जोला, वो बहुत समझाओ से उसे समझाने वाले अंदाज में कह रहा था। वो लम्हे भर को उसकी बात सुनकर ठहरी, जैसे हैरान हुई हो। औरतों का? कैसे? सिंपल है, सबसे बड़ा इम्तियाजी फ़र्क माएँ करती हैं बहन भाइयों में। वो बेटों को अफजल गर्दानती हैं, बेटियों को हमेशा उनकी खिदमत पर मामूर करती हैं। घर में मर्दों के सामने लड़कियों को बोलने से मना करती हैं। बेटों की पैदाइश सेलिब्रेट करती हैं, बेटियों की पैदाइश पर लोगों को दिलों में वसवसे डालती हैं। इस सोसाइटी को मेल सेंटर्ड सोसाइटी बनाने में सबसे अहम किरदार औरतें ने ही अदा किया है। और वो उस झूले पर जामनी से आसमान तले बैठी साकित रह गई थी, बिल्कुल जामिद। ये उसने कभी पहले क्यों नहीं सोचा? उसे अगली बात करने में जैसे कुछ वक्त लगा था। मतलब इस सारे रवैये को पजीराई बख्शने वाली औरतें ही होती हैं? ये सवाल करना भी अजीब लग रहा था। अरब ने लम्हे में उसके अकाइद पर एक ज़र्ब लगा दी थी। बिल्कुल, वो सीधा हुआ। नक्शा अब तक उसके सामने टेबल पर वैसे ही फैला था। एक जानिब एक डायरी खुली थी, उसमें मौजूद तमाम अहम मकामात के नाम वो डायरी में लिखता जा रहा था। कुछ पल दूसरी जानिब खामोशी छाई रही तो उसने ही सवाल किया, कैसे फ़ोन किया? बस वैसे ही गुस्सा आ गया था मुझे, शर्मिंदा से खफा लहजे में कहा। उसे अपनी जल्दबाजी पर वाक़ईतन झुंझलाहट हुई थी। अच्छा, गुस्सा उतारने के लिए फ़ोन किया था? उसे लगा जैसे दूसरी जानिब वो मुस्कुराया है। उसने फ़ोन कान से हटा कर देखा, बल्कि घूरा था। नहीं, मैं बिला वजह गुस्सा नहीं उतारती, जता कर कहा। यानी वजह हो तो फिर उतारती हैं? मध्यम आवाज़ में बर्जस्तगी से समझ कर कहते हुए वो उसके सख्त लम्हे में आजमा गया था। उसने गहरा सांस लिया। मेरा ही दिमाग ख़राब है जो मैंने वैलिडेशन के लिए तुम्हें ही फ़ोन कर लिया। रख रही हूँ। रुके। वो फ़ोन रखते रखते ठहर गई। मूड अब पहले से ज़्यादा बिगड़ चुका था। मैं तो पहले ही कहता था कि आपका दिल ठीक है, दिमाग के साथ कोई मसला है, कहते हुए वो दूसरी जानिब लब दबाई बमुश्किल मुस्कुराहट रोके हुए था।
यामिन ने हंसी दबाने के लिए चेहरा मोड़ लिया। जोला के कानों से अब के वाज़ेह तौर पर धुआं निकला था। उसके जवाब पर वो अंदर तक तिरमाई थी। मेरे तो सिर्फ दिमाग के साथ मसला है, आपके तो दिल और दिमाग दोनों के साथ मसला है। उसने मसाइल पर जोर दिया तो वो दूसरी जानिब हल्का सा हंस दिया। अच्छा, तो आप मान रही हैं कि आपका दिमाग वाकई खराब है? हाँ, नहीं तो तुम्हारे साथ अपना सर क्यों खपा रही होती? जन्नतेदार से कहकर उसने उसी पर जलकर राब्ता मुंतका किया था तो अरब महसूस होकर चेहरा उठाया। यामिन उसी पल उसकी जानिब घूमा था। भाभी थोड़ी उसका उठा एक संजीदा आबरू देखा, फिर भी आंखें छिपका कर ढिठाई से जुमला मुकम्मल किया। गुस्से में लग रही थी। सलातीन खटक का सिक्योरिटी सिस्टम इन मैप्स पर मबनी है। उसने जवाब देने के बजाय सवाल किया तो यामिन संजीदा हो गया। फिर सर अस्बात में हिलाया। वो वहीं बैठे बैठे चंद पल उन छोटे पेचीदा जोग्राफाई नक्शों को देखे गया। आंखें पुरसोच अंदाज में सिकुड़ी हुई थी। ये नक्शे उन जदीद तरीन सिक्योरिटी सिस्टम से लेस हैं जिनसे चंद इंच की दूरी पर हम पकड़े जाएंगे। सलातीन खटक की ज़मीनी खत्ते की सिक्योरिटी बेशतर हाई टेक सिक्योरिटी सिस्टम पर मुश्तमिल है। ग्लास वॉल से ज़रा आगे एस्तादा यामीन ने पीछे मौजूद एक नक्शे की जानिब इशारा करते हुए कहा। वो उसे इनहमाक से हाथ बांधे सुन रहा था। जैसे जैसे आप दाखिली हदूद क्रॉस करते जाएंगे, सिक्योरिटी सिस्टम इतना ही पेचीदा और ज़ेरक होता जाएगा जिसे हम इतनी आसानी से धोखा देकर इसकी टेरिटरी में दाखिल नहीं हो सकते। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए ठहरा, फिर एक नक्शे पर अंगुष्ठे शहादत रखी। बायोमेट्रिक एआई पावर्ड सर्विलेंस और सैटेलाइट ट्रैकिंग जैसे कवि निज़ाम को धोखा देकर अगर हम आगे बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है कि आप जैसा इंसान आगे बढ़ सकता है, नहीं, इसमें आपकी सलाहियत का कोई किरदार नहीं है। अगर कोई आपके जितना ही बासलाहियत हो तब भी उसका नातजुर्बेकार होना उसे पकड़वा सकता है। इसलिए आपकी तजुर्बाकारी आपको सिस्टम्स को गैर मौसर करने में माउन साबित होगी, क्योंकि आप बेशतर हाई टेक मकामात पर बहुत से सिक्योरिटी रिस्क के साथ एक तवील अरसे तक काम करते रहे हैं। वो एक पल को ठहरा, सांस लिया, फिर हल्का सा मुस्कुराया। मुश्किल इससे आगे आती है। उसने एक नक्शे पर हाथ रखा। मुश्किल यहाँ आती है, ये मैप कहाँ का है? जब आप दाखिली रबिश तवील सब्ज़ाजार राहदारी पार करके उसकी बुनियादी ऑफिस तक जाएंगे, जिसे हम आम ज़बान में हेड आउट कहते हैं। असल मुश्किल यहाँ है। कैसी मुश्किल? यामिन ने सर खुजाया। मुतारिद मकामात पर मुख्तलिफ बॉडीगार्ड्स मौजूद हैं। वो नक्शे पर एक एक निशान पर उंगली रखता निशानदही कर रहा था। ये बॉडीगार्ड्स आपसे सिस्टम के अंदर के कुछ सवालात पूछेंगे जो अंदर मौजूद चंद मखसूस लोगों को ही डिकोड पता है। इसकी वेरिफिकेशंस किए बगैर अगर आपने ज़रा सी भी मज़ाहमत की तो आपको, ध्यान से सुने, पॉइंट ब्लिंक पर शूट कर दिया जाएगा। अरब ने दिलचस्पी से आबरू उठाकर सर हिलाया था, लेकिन हो सकता है कि उन्हें आप पर तरस आ जाए और वो आपको हेड आउट तक रसाई दे दें। जहाँ तक मुझे लगता है यही एक तरीका है वहाँ तक पहुँचने का। वो कहकर खुद ही हंसा था, फिर आगे बढ़कर कुर्सी पर आ बैठा, लेकिन अगले ही पल अरब के ठंडे चेहरे को देखकर ठिठका। कुछ गलत था। आपके पास वहाँ जाने का रास्ता है? उसे शख्स सा गुजरा। अरब ने महज कंधे उचकाए। तुम्हें पता है बच्चे, जो मेरा दोस्त है ना, उसकी शादी किसकी बेटी से हो रही है? और यामिन के जहन में एक झमाका सा हुआ। वो बेइख्तियार कुर्सी से उठा था, फिर टेबल पर दोनों हाथ रखकर तेजी से आगे हुआ। अरब की सब्ज आंखें पढ़ने की कोशिश की। वो पहली बार मुस्कुराया था। मेरा दोस्त इतना अच्छा नहीं कि मेरे लिए अपनी शादी में हर दफ़ा ताखीर करता रहे। उसकी शादी सलातीन खटक की बेटी से हो रही है, और जानते हो उसका असल हेड आउट कहाँ है? यामिन के लब बेयकीनी से वाह थे। आखिर वो कैसे उसे हमेशा आउट स्मार्ट कर दिया करता था। उसके आबाई घर के ज़ेर ज़मीन खत्ते में, मिकाने के अंदाज में कहा तो अरब ने सर हिलाया। बिल्कुल, मतलब आप आलमगीर की शादी में इसलिए शिरकत नहीं कर रहे हैं कि वो आपका दोस्त है? सदमे से बस यही निकला था उसके मुंह से। तुम्हें लगता है मैं जेल से वापस आकर शादियों में शिरकत करके अपना वक्त बर्बाद करूंगा? उसने जैसे गर्दन हिलाई थी। लेकिन आप वहाँ जाएंगे कैसे? वो हक्का बक्का उसका चेहरा तकता पूछ रहा था। तुम देखना मैं वहाँ कैसे जाऊँगा। मुझे कब्ल अज़ वक्त बात करना नहीं पसंद। और आप वहाँ करने ही क्या जाएंगे? जानते हो ब्लूप्रिंट्स, जिसके बारे में मैं ये दावा किया जाता है कि वो मालिक का डेटाबेस ख़त्म करते हुए तबाह कर दिए गए थे? उसने तेज़ी से सर हिलाया था। वो ब्लूप्रिंट्स उस इंसान के पास हैं।
उसने उंगली से पीछे मौजूद सलातीन खटक के आबाई खित्ते की जानिब इशारा किया था। यामीन ने पीछे नहीं देखा, वो बस अरब को देख रहा था। वो ब्लूप्रिंट्स कभी तबाह नहीं हुए। वाइट कॉलर्स को लगता है वो मेरे पास हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं है। वो इन्हीं में से एक कारिंदे के पास हैं और वो इन ब्लूप्रिंट्स को उनके खिलाफ तब इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं जब वो उसके सिस्टम लीगलाइज के खिलाफ एक कैंपेन का आगाज करेंगे। वो ब्लूप्रिंट्स सलातीन खटक के पास कैसे पहुंचे? आखिरी इत्तलात के मुताबिक वो आपके पास थे। वो चौंक कर कहता, लम्हे भर को बर्फ हुआ था। अरब ने निचला लब दबाया। डोंट टेल मी, वो ब्लूप्रिंट्स आपने भेजे थे उसे? उसने महज सर हिलाया। वो भग से उड़ा। आप उन्हें आपस में लड़वाना चाहते हैं क्या? अब तक व्हाइट कॉलर्स को मिसडायरेक्ट करने वाले आप थे, वो भी जेल के अंदर से। तहिर से आंखें फैलाई पूछते हुए उसकी आवाज़ किसी खाई से आ रही थी। अरब ने सादगी से सर हिलाया। चंद पल के लिए यामीन वाकई लाजवाब हुआ था। आप? वो सीधा हुआ, फिर जैसे दोनों हाथ फिजा में फैलाकर कुछ कहना चाहा, लेकिन बेसुध। आप मुझे भी बता सकते थे। उसका चेहरा लाइल्मी पर सुर्ख हुआ। तुमने पहले ही सोच लिया था मैं वहाँ के ताले नहीं तोड़ सकता। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा तुम्हारे रेनबो बिल को क्रश करना। हाँ, अब तो जैसे बहुत अच्छा लग रहा है ना? धड़ा कहा, आंखों में जाने क्यों शर्मिंदगी से आंसू से आए थे। कभी भी किसी माफिया रिंग के राइट हैंड को अंडर एस्टिमेट मत करना यामीन। ये वो पहली गलती है जो लोग करते हैं। हाथ बढ़ाकर उसके बाल बिखेरे और फिर उठकर जीने पार करता देख आने से गायब हो गया। यामीन ने आंखें बंद करके खोली थी। उफ उफ। आज निकाह का दिन था, आलमगीर अफरीदी के निकाह का दिन। वसी सब्ज़ार पर सुनहरी कुमकुमे रोशन थे। दरख्तों के तनों से लपटते कुमकुमे तराशे हुए घास के कतों पर लगी अनगिनत सफ़ेद चांदी नुमा कुर्सियाँ दाखिली रविश पर सुर्ख व सफ़ेद गुलाबों से भरपूर अंदाज से सजाए हुए बोलन से बंगले की सब्ज बेलों पर दूर से कुमकुमे जगमगाते देखकर यही गुमान होता था जैसे वो जंगल में खड़ा एक वाहिद महल हो। ऐसा महल जिसमें शहजादियाँ अपनी तमाम तर अनाइयों के बावजूद कैद कर दी जाती हैं। जोला सरे शाम ही खोला के इसरार पर चली आई थी। निकाह का वक्त 8 बजे का था। इससे पहले ही घर वाले आलमगीर की रस्में करते और फिर सब उसके ससुराल की जानिब निकल जाते। वो एक तरह से मेहंदी और बारात का इंतकाद एक ही दिन कर रहे थे। पश्तून खानदानों में आमतौर पर निकाह मेहंदी वाली रात ही कर दिया जाता है। मगरिब की नमाज के फ़ौरन बाद ही हलचल सी मच गई थी। हर जानिब भाग दौड़ करते मुलाजमीन, रंग बिरंगी बेशकीमती मलबूसात में यहाँ वहाँ घूमती लड़कियाँ, बुलंद आवाज़ से बजते पश्तून गीत, सोफ़ों पर बराजमान किसी बात पर कहके लगाती मेहमान ख्वातीन। पश्तून में मुलाजमीन को तेज़ तेज़ हिदायत देता आलमगीर दूर से ही नज़र आ रहा था। सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस वो बहुत वसीद दिख रहा था। इसी पैर दाखिली दरवाजे से हारुत की कार दाखिल होते देखकर चेहरे पर भरपूर मुस्कुराहट उभर आई थी। फिर गर्मजोशी से आगे बढ़ा। दूसरी जानिब का दरवाज़ा खोलकर जरवरी बाहर निकला था। वो भी सफ़ेद कुर्ता शलवार में मलबूस था। वो ज़ेहरा जान के नहीफ तबीयत के बास नहीं आना चाहता था। अगरचे वो डिस्चार्ज होकर डेरे पर वापस आ गई थी, लेकिन वो उन्हें छोड़कर किसी भी मुसाफत तक नहीं जाना चाहता था। ये उन्हीं का इसरार था कि उसे हारुत के साथ आने पर रजामंदी का इख्तियार करती बनी। उसके संजीदे चेहरे पर आलमगीर की गर्मजोश देखकर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी थी। मुबारक हो, उसने बगल गिर होते हुए कहा तो वह हंस दिया। आज तो बात बे बात आलमगीर की बातें खुली हुई थी। हारुत ने उसके बरक्स हल्का कत्थई रंग का कुर्ता जेबतन कर रखा था। बालों को पीछे जमाए वो खूबरू दिख रहा था। वो उन दोनों को अपने साथ लिए अंदर की जानिब बढ़ा। इसी पर सामने जीनों से खोला उतरती नजर आई। हारुत की निगाहें ठहरी। आप जरा ऊपर को उठे। वो हल्के सब्ज रंग अनारकली फ्रॉक में मलबूस थी। बाल दोनों अतराफ में खुलकर गिर रहे थे। कानों में बड़े बड़े आवेज़े पहने, चेहरे पर मेकअप किए। वो लम्हे भर को उसे मबहूत कर गई थी। जिन्हें अबूर करती खोला की निगाहें उस पर पड़ी तो धक से रह गई थी। दिल किसी मुट्ठी में जकड़ा था। हारुत ने खनखार कर उससे नजरें फेरी थी। वो जल्दी से सुर्ख होकर किचन की जानिब बढ़ गई। वो अब उन दोनों को लॉन्च के दूसरे अतराफ में बने मर्दाने की जानिब बिठाने लाया था। इधर पहले ही बहुत से मर्द बरासमान गुफ्त शनीब में मसरूफ़ थे। मर्दाने का ग्लास डोर लॉन्च की जानिब खुलता था। लॉन्च का आधे से ज़्यादा हिस्सा अंदर नजर आता था। हारुत साथ बैठे दूसरे गांव के पश्तून दोस्त के साथ जल्द ही गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गया था। उसी पर कोई मुलाजिम अंदर आया, फिर सीधा सरवली के पास पहुंचकर झुकते हुए उसके कान में सरगोशी की। वो समझ कर सर हिलाता उठ गया। साथ ही हाथ में हारुत को बाहर का इशारा किया
اس نے سر ہلایا۔ وہ لانچ میں آیا تو عالمگیر کسی معمر سے معزز شخص کے ساتھ استادہ ان سے بہت با اخلاق طریقے سے بات کر رہا تھا۔ پھر زرولی کے آ جانے پر اس کا تعارف ان سے کروانے لگا۔ وہ اس کے اسکول میں ایک انویسٹر کی حیثیت سے فنڈز اسے ارسال کرنے کے خواہش مند تھے۔ وہ اب رسمی مسکراہٹ کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ کسی نے عالمگیر کو آواز دی تو وہ ان دونوں سے معذرت کرتا آگے بڑھ گیا تھا۔ لاؤنج سے اب خواتین اٹھ کر سبزہ زارے کی جانب بڑھ رہی تھیں۔ کھولا انہیں باہر کی جانب لے جا رہی تھی۔ افتخار بنگش سے بات کرتا وہ جانے کیوں آس پاس اسے تلاش کر رہا تھا، اور پھر وہ اسے نظر آ ہی گئی۔ بنگش صاحب سے مصافحہ کرتے ہوئے اس نے چند اختتامی کہے تو وہ مردانی کی جانب بڑھ گئے۔ وہ وہیں کھڑا رہ گیا۔ زولا کے ہاتھ میں ایک گول سی پیتل کی تھالی تھی جس پر سرخ گلاب اوپر تک بھرے ہوئے تھے۔ وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی بلکہ وہ اپنے دوپٹے کی موتی میں اٹکے گلاب کو الگ کرتی سیدھی ادھر ہی آ رہی تھی۔ گہرے سبز رنگ کی سنہری باریک موتیوں کے کام سے آراستہ قمیص سے تن کیے، سنہری چوڑی دار پاجامہ اور گہرے سبز رنگ کا سنہرا سا دوپٹہ پہنے وہ اپنی دو آتشی رنگت سے بے نیاز اسی جانب آ رہی تھی۔ چہرے کے اطراف میں کتھئی بالوں کی سلکی لٹی تھی۔ چہرے پر سنگار دیکھ کر لگتا تھا وہ دل جمعی سے تیار ہوئی ہے۔ پیروں میں سنہری ہیلز، کانوں میں ہم رنگ جھمکے اور ہاتھوں میں بھری ہوئی چوڑیاں۔ زرولی کو بے اختیار ہی چھوٹی سی 3 سالہ زولا یاد آئی تھی، اور یہ یاد آتے ہی اس کے لبوں پر ایک اداسی مسکراہٹ آ ٹھہری تھی۔ زولا نے اسی پہر سر اٹھایا، پھر ٹھہر گئی۔ بادامی آنکھوں میں حیرت ابھری، مسکارے سے سجی پلکیں جھپکائی۔ لالا آپ؟ وہ خوش ہوئی تھی ہمیشہ کی طرح، پھر پاس چلی آئی، ذرا فاصلے پر ٹھہری۔ کیسے ہیں آپ؟ مجھے کھولا نے بتایا کہ آپ آئیں گے۔ آپ میرا انتظار کر رہی تھی؟ وہ محسوس ہوا تھا زولا جھیپ گئی۔ نہیں، ایسا کوئی خاص انتظار بھی نہیں کر رہی تھی۔ اس کے کہنے پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ شکر، اگر آپ کہتی کہ آپ نے میرا انتظار کیا تو مجھے عجیب لگتا۔ وہ ہنستی تھی، پھر کچھ دیر یاد آنے پر ماتھے کو چھوا، زرولی کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لالا آپ یہ تھالی پکڑیں گے پلیز؟ کہتے ہی اسے تھالی تھمائی۔ وہ حیرت سے کبھی تھال کو دیکھتا اور کبھی اسے۔ میں 1 منٹ میں آ رہی ہوں، کچن سے ایسی ہی ایک اور تھالی لانے۔ کچھ دیر بعد عالمگیر لالا کی رسم ہوگی نا، جلدی سے بتا کر تیزی سے مڑی اور کچن میں غائب ہو گئی۔ وہ گنگ کھڑا رہا۔ جب وہ واپس آئی تو چہرے پر مسکراہٹ تھی، ہاتھ میں تھالی تھی۔ وہ پاس آ کر ٹھہری۔ تھینک یو لالا، آپ ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں۔ صبری سی مسکراہٹ لیے کہا تھا، پھر ذرا آگے بڑھی لیکن یاد آنے پر رکی۔ وہ دونوں داخلی دروازے کے اینڈ وسط میں کھڑے تھے۔ یہ تھالی بھی مجھے دے دیں۔ 2 کیسے اٹھائیں گی آپ؟ لیکن پھر آپ پھولوں والی تھالی اٹھاتے ہوئے اچھے تھوڑی لگیں گے۔ اس کے بیچارگی سے کہنے پر وہ بے ساختہ گلابی ہوا تھا۔ اسی پر عالمگیر کی آواز پر وہ دونوں اس جانب مڑ گئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک عدد کیمرہ تھا۔ زینوں سے اترتے وہ ان دونوں کو اپنے جانب متوجہ کر چکا تھا۔ کچھ کمی ہے؟ اس نے کیمرہ لینس آنکھ سے ہٹا کر نیچے کیا۔ اسی پل زولا کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا ہے۔ جانی پہچانی سی مہک۔ وہ چونکی لیکن اپنے برابر نہ دیکھ سکی۔ اسی پہر عالمگیر نے کیمرہ لینس آنکھ پر لگایا، ہلکا سا مسکرایا، کلک کی آواز آئی اور تصویر کھینچ گئی۔ پرفیکٹ۔ وہ اب مسکرایا تھا۔ اس نے آہستگی سے چہرہ موڑا، اسے دیکھا۔ وہ اسی جانب دیکھ رہا تھا، پھر ہولے سے مسکرایا۔ سیاہ کرتے شلوار میں ملبوس، دراز قد عرب اور سفید کرتے شلوار میں ملبوس، اس سے 1 انچ چھوٹے زرولی کے درمیان وہ کھڑی تھی۔ وہی زولا جو کئی سال پہلے بھی ان دونوں کے درمیان کبھی اسی طرح استادہ تھی۔ وہ بے یقینی سے سانس روکے ساتھ کھڑے ویلوتھا کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی ساکت بادامی آنکھوں سے آنکھیں ہٹا کر اس نے اوپر دیکھا۔ زرولی کی ہلکی کتھئی آنکھوں سے اس کی آنکھیں ٹکرائیں، ان میں چبھن تھی۔ وہ پھر بھی ہولے سے مسکرایا۔ قدرت کی جانب سے واضح کیا گیا تکون بہت سالوں بعد آج پھر سے اپنی تکمیل کو پہنچا تھا۔ جاری ہے۔ اچھا جی، تو یہاں ہوا ہے ایپیسوڈ کا اینڈ، اور بہت زیادہ اچھے سین پر اینڈ ہوا ہے۔ مجھ سے اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا ویٹ نہیں ہو رہا ہے 15 دن، لیکن ویٹ تو کرنا ہی ہے۔ لیکن یہ پورا ایپیسوڈ ہی بہت اچھا تھا، اور اب مجھے آراب زرولی چاہ کر بھی سیریس نہیں لگ رہے ہیں، کیونکہ میں نے ان کی جو شرارتیں دیکھ لی ہے نا، تو اب چاہ کر بھی نہیں کر پا رہی امیجن کہ وہ اتنے سیریس ہوں گے۔ اور زولا نے جو اسٹڈی روم میں دیوار خراب کی تھی، وہ والے سین پر تو مجھے عرب اور زرولی پر اتنا ہی افسوس ہوا تھا کہ اب کیا ہوگا آگے ان دونوں کا صفائی کرتے کرتے واقعی میں، لیکن اتنی ہی زیادہ میں ہنسی تھی، تو مجھے کافی اچھا لگا سین۔ اور آپ کا کون سا سین اچھا لگا ہے تو اپنا ریویو لازمی دینا ہے۔ اور اس میں ابھی ولن کی انٹری نہیں ہوئی ہے، ایک نے ہی زرولی کی پھپھو کو بھی مارا ہے، اور
ان کی ماما کو بھی مارا ہے اور اب وہ عرب کے بھی مارنا چاہ رہا ہے، تو کافی بڑا ولن ہونے والا ہے، تو اسٹوری کافی اچھی ہونے والی ہے۔ آپ کو کیسی لگ رہی ہے لازمی بتانا ہے، تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا اور دعا میں یاد رکھنا۔